विदुषी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। आप लेखक हैं, प्रेरक वक्ता हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सत्या सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर सत्या जी की अगर बात की जाए तो आपकी जो जन्मस्थली है वो आजमगढ़ फतेहपुर गांव रहा है। जिंदगी के शुरुआती दौर में ही सत्या सिंह जी के सर से उनके अभिभावकों का साया हट गया था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शक्ति स्वरूपा के रूप में आज भी वो महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। सत्या जी, आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि आपके पिताजी आपको शिक्षक बनाना चाहते थे। ऐसे में आपने पुलिस विभाग में ही करियर बनाने की क्यों सोची? नहीं समरीन, ऐसा नहीं था। एक्चुअल ऐसा था कि हम लोग के गांव में तब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, कोई लड़की पढ़ती नहीं थी। तो एक तरह से कहा जाए तो एक जो माइलस्टोन होता है या जो रूढ़ी तोड़ने की बात होती है, तो मैंने 6 क्लास तक स्कूल नहीं था, 5th तक। तो 6 में मेरा डायरेक्ट एडमिशन कराया गया। तो फिर ये था कि पढ़ के हम हाई स्कूल कर लेंगे तो बीटीसी कर लेंगे ताकि मुझे टीचर की नौकरी मिल जाएगी जी। मतलब ये पूरी लास्ट जो उसका कहा जाए परिणाम सोचा गया था जी। कि पढ़ के। लेकिन फिर मैं पढ़ती गई और हमेशा अच्छे मार्क्स फर्स्ट आती गई जी। तो मैं पढ़ती गई। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर BHU में मेरा एडमिशन हुआ मनोविज्ञान में। वहाँ पे मेरी रूममेट जो थी, उनके ब्रदर जो थे, वो लोग सारा भर रहे थे, तो मेरा भी फॉर्म भरवा दिया सब इंस्पेक्टर का। जी। तो इस तरह से मैं इस पुलिस की दुनिया में आई। एक महिला के रूप में पुलिस अधिकारी का करियर आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? बहुत रहा, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन हम कभी हारे नहीं। शुरू से लेके विभाग से लेके पब्लिक से लेके हर तरफ से चुनौतीपूर्ण था। अच्छा। और रहता है। हाँ। तो ये जो जुझारूपन आप में था, इसका प्रेरणा कौन रहा आपकी? मेरे फादर। अच्छा। और मेरे बाबा जो थे वो, उनको खलीफा की उपाधि मिली हुई थी। अच्छा। हाँ, उनको पूरे गांव में लोग खलीफा बोलते थे। और हम लोग को कोई भी कुछ बोलता था, बाबा लाठी लेके तैयार हो जाते थे। तो ये सब वहीं से मिला है। 1984 बैच में आपने इंस्पेक्टर के रूप में आप विभाग से जुड़ी, तब आपने महिलाओं की क्या स्थिति देखी? तब ऐसा था कि बहुत अवेयर नहीं थी महिलाएं, और ये था कि मार पीट खा के वो बहुत सारी जला देते थे, मार देते थे, या घर में जो मारते पीटते थे तो उन महिलाओं को उतना नहीं पता था कि वो थाने पे जाए और जाके अपनी प्रॉब्लम बताए, जहाँ से उनको इसका क्योर मिल सकता है। तो उस समय ये बहुत था कि बहुत कम महिलाएं थी जो जागृत थी और अपने अधिकारों के बारे में जानती थी। बहुत कमी थी तब उस समय। जस्टिस शुड बी डन के सिद्धांत को आप किस तरह व्यवहारिक मानती हैं? मैं इस तरह से मानती हूँ कि जो सच है, देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है। तो इसका मतलब या तो गलत है या सही है। कोई भी चीज ना ही तो दोनों तरफ से सही हो सकती है, ना दोनों तरफ से गलत हो सकती है। तो जो सही है उसको सोच के, और जो गलत है उसके अगेंस्ट में फिर सच के साथ खड़े होके न्याय करने का मतलब ये है कि जस्टिस शुड बी डन। जो सच है वो हर हाल में होना चाहिए। सत्या जी, पुलिस महकमे की अगर बात की जाए तो अपने आप में फुल टाइम जॉब है, आपको किसी भी वक्त बुलाया जाता है। ऐसे में परिवार और बच्चे संभालना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? बहुत रहा। लेकिन मैं जिला पुलिस में मैं 5 साल तक थी, और 5 साल में मेरी जो मेरे अधिकारी थे उनसे बहुत पंगे हुए। खाम खा के बिना गलती के किसी चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही जो यूनिफॉर्म पुलिस में। तो मैं 5 साल बाद ही मैंने यूनिफॉर्म पुलिस छोड़ के और मैंने CID में ट्रांसफ़र ले लिया था, जहाँ 10 से 5 का ऑफिस होता था जी। तो मुझे बैडमिंटन का भी शौक था, मैं खेलती भी थी, बेटी को भी देखते थे। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज़ समरीन ये कहना चाहूँगी कि अगर हम बच्चे को अपने घर पे पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं तो बेटर है कि हम उसको हॉस्टल में डाल दें, इसलिए कि हमसे थोड़ा दूर होगा, हमको परेशानी होगी।
बच्चे को भी लगेगा कि हाँ कितनी क्रूर हैं मेरी माँ जो हमको हॉस्टल में छोड़ दी है। लेकिन जब बच्चा कुछ लायक बन जाता है तब वो सोचता है कि हाँ मेरी माँ ने अच्छा किया। जैसे मेरी बेटी आज बोलती है कि अगर आप मुझे हॉस्टल में नहीं डालती तो मैं जहाँ पे हूँ मैं नहीं बन पाती। मेरी बेटी वर्ल्ड में जो 3 कंपनी को मिला के सिग्नेक्स डेटामेटिक्स है उसमें जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। उसका 4 बार उसमें फोर्ब्स मैगजीन में आ गया है। अब उसको फोर्ब्स वालों ने एज ए मेंबर अपने यहाँ लिया है। अच्छा। तो हाँ, तो ये बहुत बड़ी वो है। उसको वर्ल्ड कांग्रेस में पूरे वर्ल्ड में 100 बेस्ट इन्फ्लुएंसिव HR का वो मिला था। अच्छा। तो हाँ, और वो MBA BBA मतलब सब में गोल्ड मेडलिस्ट रही है। तो उसको ये लगता है, और अगर मैं उसको वहाँ नहीं भेजती तो वो सब मैं नहीं दे पाती उसको। हम नौकरी करते या उसको पढ़ाते या उसका करियर करते। स्कूल में जाने के बाद तो ये होता है ना कि आपको टाइम से उठना है तो उठना है, सबको पढ़ना है। एक लाइन से तो सारे बैठ के पढ़ेंगे। आपको खाना भी खाना है तो खाना पड़ेगा। यू शुड ईट, इसलिए कि सारे ही खा रहे हैं। आपको शाम को जाके वो खेलना है वो भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक पूरी रूटीन लाइफ होती है। तो इसके लिए करके तो मेरी बेटी को मैंने ऐसे ही किया और अब वो वहाँ है। आपने कड़क कहे जाने वाले पुलिस विभाग में किस तरह से अपने अंदर का जो साहित्यकार था, जो मृदु हृदय था, उसने किस तरह से आपकी जॉब में जो महिलाएं थी उनको संरक्षण दिया, और अपनी लोकप्रिय पुस्तकों के बारे में भी हमें बताएं। समरीन जी, देखिए मैं मनोविज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ। तो मनोविज्ञान का मतलब होता है कि अगले को देख के समझ जाना कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, या उसको क्या करना चाहिए, या वो क्या करेगा। तो मैं हमेशा उसी हिसाब से, मैं इन्वेस्टिगेशन में भी, जैसे कि ये नहीं है कि किसी को इंट्रोगेट करना है तो करके, अगर मुझे स्टेटमेंट लेना होता था किसी को तो मैं उसको 4-5 बार बुलाती थी। अच्छा। और उसको बुला के बिठा के मैं बोलती थी स्टेटमेंट लिखो। वो लिखता था, फिर दोबारा बुलाया उसको, फिर बोला कि हाँ पूरा लिखो, 2-4 पन्ने में जो घटना जैसे हुई लिखो। वो 4-5 लिखने के बाद खुद ही उसमें कंट्राडिक्ट जो वो स्टेटमेंट होते हैं पकड़ में आ जाता है, कहाँ झूठ बोल रहा है कहाँ सच बोल रहा है। तो उसमें कुछ करने की बात ही नहीं होती है। तो ये सब था। प्लस किसी भी महिला का, नारी का हृदय कोमल तो होता ही है अंदर से। तो जो कुछ भी घटता था, सामयिक होता था, तो उस पे मुझे मेरे दिमाग में लाइनें आती थी, क्या कहा जाए, कविताएं जो भी, तो वो मैं नोट कर लेती थी। तो वो नोट करते करते वही लिखते गए, करते गए। उसके बाद मैं जॉब में आने के बाद मैंने AA किया, मैंने MSW किया, MBA किया, LLB किया और PhD किया। तो ये लिखने पढ़ने की जो आदत पड़ी, तो फिर मैं उसको साहित्य में भी, इधर भी जो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हम अपना दिमाग जहाँ लगाएंगे 100% देंगे, वो काम पूरा हो जाएगा। तो वही करते आए। अभी करीब मेरी 13 किताबें आ चुकी हैं। और दम तोड़ते सपनों का शहर कोटा, अच्छा, उस पे, और प्राचीन भारत की वो विदुषी महिलाएं, अच्छा, हाँ। और एक और शुरू किया है जो भारत की वीर महिलाएं। तो ये साहित्यकार और हाँ, ये अधिकारी के रूप में आपने पूरी जिंदगी गुजारी। अब जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, स्पेशली जो महिलाएं आपको इस वक्त सुन रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और दुनिया में कोई हमको तब तक नहीं हरा सकता है जब हम खुद ना हार मान लें। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। तो अपने अस्तित्व को कायम रख के और मर्यादा को कायम रख के हर वो काम करना चाहिए जिससे हमको खुशी मिले। इसलिए कि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तो ना हम परिवार को खुश रख सकते हैं, ना बच्चों को, ना समाज को, ना देश को। बहुत सुंदर बात कही आपने सत्या जी, कि जब आप खुश रहेंगे तभी आप परिवार को और समाज को कुछ दे पाएंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात कराएंगे किसी नई शख्सियत की। आप सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो। जय घोष। जय घोष।